देखिए जब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल का मतलब एल हो गया, तो एल की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ये एफ सबशेल है। अब एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें पूछा गया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? टोटल स्पिन वैल्यू। भाई 7 अनपेयर्ड हो जाए 8 हो जाएगी। क्यों नहीं? सॉरी 4 कितनी होगी? सॉरी मैं गलत लिख गया, सॉरी क्या 7/2 होगी। एक्चुअली मैं डायरेक्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो टोटल स्पिन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 7/2 आएगी। 7 अनपेयर्ड है, हर एक की प्लस हाफ। ऐसे में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है होता है 2 मॉड एस प्लस 1 होता है, 8 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं पहले वही लिख रहा था। तो टोटल स्पिन वैल्यू मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2 मॉड एस प्लस 1, और जो हुंड का रूल है वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि हमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला अरेंजमेंट दिखाना है। तो मॉड एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7/2 यहां रखोगे तो एम एस की मैक्सिमम क्या आ जाएगी? 8। अब एम एस की मिनिमम वैल्यू के लिए भाई एफ सबशेल खाली पड़ा हो, एफ सबशेल अगर खाली पड़ा होगा तो मॉड एस 0, तो मॉड एस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। इसमें दो बातें ध्यान रखना, ऑप्शन हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो हो। अब ऐसा क्वेश्चन में तो कहीं कहा ही नहीं है, तो ऑप्शन देख के फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम एफ सबशेल को खाली मान के मिनिमम वैल्यू निकाले कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन मान के मिनिमम वैल्यू निकाले। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो मॉड एस की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मॉड एस की मिनिमम वैल्यू इफ एफ सबशेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, भाई कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो हो, तो कितनी आ जाएगी? हाफ। तो उस केस में एम एस की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 2s प्लस 1, 2 आ जाएगी। लेकिन अगर हम मॉड एस मिनिमम को 0 कहते हैं तो इस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। तो अगर हमारा ऑप्शन 8 और 1 दिया हुआ है तो उस पर टिक कर देंगे, लेकिन अगर 8 और 1 ना दिया होता तो फिर हम लोग अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाते, फिर आंसर 8 और 2 लिख देते। तो क्या ऑप्शन क्या दिए हैं? 8-1 वाला मैच कर रहा है? मैंने 8-1 दिया है ना? आंसर क्या दिया है? मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कुछ और सवाल तो नहीं देख गए? इतनी बड़ी गलती होनी नहीं चाहिए आंसर में यार। सवाल आंसर 8-1 है ना कहीं ऑप्शन में? अच्छा आंसर गलत है, बेटा इसका फिर चेक करना पड़ेगा, सही करवाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 34। सेक्शन 1 का है? सेक्शन यहाँ
इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक्चुअल बी आना चाहिए। और दिया क्या है? तभी आप लोगों ने पूछा। मोहन लाया? मोहन लाया तुम लाए? मोहन को मैंने कह दिया। ठीक है। जो एक्सचेंज एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी इसकी कितनी है बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो 6 में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक्सचेंज करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो -15 ही आएगी। और पेयरिंग एनर्जी कितनी है इसमें बताइए? 0, सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। और यहां पे एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर रहे थे सेम स्पिन वाले, तो 5c2 मतलब 10, तो -10e। और पेयरिंग एनर्जी कितनी है? पेयरिंग एनर्जी है P, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई यहां? -10e + P। और वहां कितनी होगी टोटल एनर्जी? -15e। तो जहां पे एनर्जी टोटल कम होगी वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इतना कुछ समझने की स्टूडेंट की क्षमता नहीं होती, तो ऐसे याद कर लेते हैं। वो किताबों में ऐसे लिखा होता है कि हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है उसको समझ लीजिए। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसकी जरूरत पड़ेगी इस सवाल में। अच्छा, अब एक समझ लीजिए कॉपर का केस। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 29 है, तो आबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? n+l देखिए 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या हुआ? 5s, 4p, 3d। 4 का मतलब 4s, 3p। 3 का मतलब 3s, 2p। 2 का मतलब 2s, 1 का मतलब 1s। ये एनर्जी का बढ़ता क्रम हो गया। अब 29 का कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ये आएगा। अब हम लोग देखते हैं जो 4s2 है और ये जो 3d9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हम लोग क्या निकालें? टोटल एक्सचेंज एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये हम लोग निकाल रहे हैं। बताइए एक्सचेंज जरा देखते हैं। जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पिन वाले देख रहे हैं आप, ये कितने हैं? 6 हैं, क्यों बेटा? तो 6c2 ये आपस में एक्सचेंज कर लें। और डाउनवर्ड स्पिन वाले कितने हैं? 5 हैं, तो 6c2 हो गया 15, 5c2 हो गया 10, तो -25e आया। प्लस पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5p हो गया। जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर आपस में एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही तो दिखेगा। तो हम लोग ये निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स कितने हैं। वो इलेक्ट्रॉन अगर आपस में एक्सचेंज करें तो हर एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है, तो हर पेयर में एनर्जी रिलीज हमने ई मान ली, तो एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो माइनस में लिख दिया। और एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तो +5p कर दिया। अब इसकी जगह क्या लिखो? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बताइए? 4s1 3d10 लिखे, उसकी देख लेंगे। अब लिखिए 4s1 3d10, ये है 4s2 3d9, इसका लिखते हैं। तो हो गया 4s1
और 3D इसका चेक करो कितना आएगा टोटल एनर्जी। इस अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी कितनी आएगी? वही आएगी -25E + 5P। सेम आ रही कि नहीं आ रही? बताइए, आप समझिएगा। पिछले क्रोमियम वाले केस में हम लोगों ने टोटल एनर्जी जिसकी कम देखी उसको सही मान लिया, लेकिन यहां तो दोनों में टोटल एनर्जी सेम आ रही है। अब फंस गया मामला, यानी अब कोई और कंसेप्ट आएगा सामने कि वाई 4s2 3d9 इज लेस स्टेबल देन 4s1 3d10। तो अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था फुल्ली फिल्ड, तो 3d10 फुल्ली फिल्ड है और 4s1 हाफ फिल्ड है। अब यहां पे क्या है, ये तो फुल्ली फिल्ड है लेकिन ये नाइदर हाफ फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड। तो केवल उस सेंटेंस से तो समझ में आ रहा है कि ज्यादा स्टेबल है, लेकिन रियलिटी में कहां समझ में आ रहा है? तो रियलिटी में समझते, पहले तो आपके दिमाग में एक बात फिट होनी चाहिए कि हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट सामने आया? एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट सामने लाए कि क्यों आखिर हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहां पर तो वो फेल हो रहा है, यहां पर कहां सपोर्ट मिल पा रहा है? ऐसे में एक और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है सिमिट्री का। देखिएगा, सिमिट्री, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, हम आप सबको अगर बराबर दृष्टि से व्यवहार करें तो वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। अब किसी को हम ज्यादा महत्व दें, किसी को कम महत्व दें, तो ऐसा सिस्टम तो लेस स्टेबल है। भड़क जाएंगे कुछ लोग, भैया बताइए आप उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हमको कम महत्व दे रहे हैं। वहीं अगर हम पूरा सिमेट्रिकल मान लें, ऑल आर इक्विवेलेंट टू मी, तो दैट सिस्टम इज मोर स्टेबल, सिमेट्री। अब ये बताइए, D9 और D10 फुल्ली फिल्ड है। जब D10 फुल्ली फिल्ड है तो फुल्ली फिल्ड जो D सबशेल होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। अलग अलग D ऑर्बिटल की शेप तो अलग अलग बताई थी आपको, जैसे DXY, DYZ, DZX, D²Y², कौन सी शेप के होते हैं? डबल डबल शेप। DZ² होता है बेबी सुगर लाइक शेप। लेकिन जब पूरा का पूरा D सबशेल भर जाएगा, सारे ऑर्बिटल भर गए पूरे पूरे, तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि पूरा भरा हुआ जो सबशेल होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा? भाई सारे डी ऑर्बिटल्स भर गए, पूरी स्पेस भर गई। क्या ये चीज समझ में आती है? भाई डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल थे, पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पूरा डी सबशेल पूरा भर गया। ऐसे में वो कैसा नजारा नजर आएगा? स्फेरिकली सिमेट्रिकल नजर आएगा। लेकिन D9 में एक ऑर्बिटल तो हाफ फिल्ड है, बाकी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। इसका मतलब D9 वाला अरेंजमेंट लेस सिमेट्रिकल है कि नहीं? और अब आपको सर 4s, तो 4s तो वैसे ही स्फेरिकल होता है, 4s तो वैसे ही स्फेरिकल होता है, चाहे वो 4s2 हो चाहे 4s1 हो, तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल नजर आएगा ही आएगा। लेकिन D10 will appear as spherical because it is fully occupied, पूरा भरा हुआ है, तो वो स्फेरिकल की शेप में नजर आएगा, पूरा भरा हुआ जो D सबशेल है। आई बात समझ में? इसीलिए D10S1 ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। लिखेंगे D10 is spherically symmetrical। मतलब एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि ये अरेंजमेंट क्यों ज्यादा स्टेबल है। हमें स्टेबल अरेंजमेंट लिखना है,
हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो, तो सिमेट्री भी तो स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होती है। अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट अगर होगा तो वो सिस्टम लेस स्टेबल होगा कि नहीं होगा? आप किताबें उल्टी सीधी फैला दो अपने घर में, अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट, वो सिस्टम लेस स्टेबल होगा। वही सिमेट्री हो कि फिजिक्स की एक तरफ रखिए, केमिस्ट्री एक तरफ, मैथ एक तरफ, दैट सिस्टम विल बी मोर स्टेबल। रैंडम अरेंजमेंट सिस्टम को अनस्टेबिलिटी देगा, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट सिस्टम को स्टेबिलिटी देगा। भाई लाइन से आइए, लाइन से आइए, लाइन से आइए, सिस्टम स्टेबल है, कहीं झगड़ा बवाल नहीं। अब रैंडमली घुसे चले आ रहा है कोई, अरे तुम क्यों पहले चले गए, तुम क्यों चले गए, झगड़ा हो रहा है सिस्टम में, सिस्टम अनस्टेबल। तो जितना सिमेट्रिकल होगा, क्लियर होती बात आपको? वहां से एक्सप्लेनेशन आती है। तो क्या अब ये क्वेश्चन कर पाएंगे? आप ट्राई करो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे सेक्शन सी का 15वां। तो आंसर आप टैली करिए, अब हो पा रहा है? नहीं तो मैं बताऊं, लाइए जरा शीट। इसमें देखिए 2143 ऑर्डर दे रखा है, जरा देखिए 2 क्या है, 2 है 3s2 और 3p2, फिर 1 क्या है 3s1 3p3। अब पहले वाले में बताइए कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? कोई नहीं, लेकिन दूसरे वाले में आप वो रूल वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी 3s पूरा भरा नहीं है, 3p भरना शुरू कर दिया आपने। भाई जब आप वो प्रिंसिपल लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p2 लिखोगे ना, ऐसे थोड़ा लिख दोगे कि 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3। अब बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हर जगह हर चीज लागू नहीं होती बेटा, बात समझिए। आप लोगों ने कुछ प्रिंसिपल दिया, लागू करते गए, अचानक क्रोमियम पे वो रूल फेल हो गया। अब लोगों का माथा ठनका, यार क्रोमियम में क्यों फेल हुआ? अब लोगों ने सोचना शुरू किया और सोच के एक रीजन दे दिया। अब ऐसा थोड़ा कि वही रीजन आप हर जगह लगाते रहोगे, भाई 2-4 जगह तो रूल फेल होगा। कहां कहां फेल हुआ? क्रोमियम में और कॉपर में। लेकिन उसको ये नहीं कि जनरल रूल मान लो, आप कौन होते हो जनरल रूल मानने वाले? इसीलिए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट, मतलब इन दोनों में ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब वो प्रिंसिपल उसमें वैलिड है, तभी तो ये सवाल अच्छा है। उसके बाद आता है फोर्थ अरेंजमेंट। देखिए क्या है फोर्थ अरेंजमेंट है 4s1 3d5। अब ये क्रोमियम वाला मामला हो गया, ये क्रोमियम वाला ही मामला है 4s1 3, तभी तो 4s लिखा है बाकायदा। मतलब जिसको याद होगा कि यार क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब मौके पे रिसर्च मत करने लगना। केमिस्ट्री में ये बात ध्यान रखो, जो पढ़ के जाओगे उसी में से आएगा क्वेश्चन। मौके पे आप लोग रिसर्च कर, सर ये हाफ फील्ड आप ही ने बताया था, अरे बताया था ठीक है, वो हर जगह थोड़ा ना अप्लाई हो जाएगा। तभी तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कहते हैं मिस्ट्री है, फिजिक्स मैथ में मिस्ट्री थोड़ा ना है। जहां रहस्य होगा वहां दिक्कत तो आएगी। इसीलिए केमिस्ट्री में कई जगह कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी डिटेलिंग बहुत टफ होती है, इसलिए हम लोग याद कर लेते हैं उसको।
क्योंकि केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम लोग, फिजिक्स में क्या इलेक्ट्रॉन देखते हो? फिजिक्स में तो इतने बड़े हाथी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हो, रस्सी में मास नहीं मानते हो, और उस रस्सी से 100 किलो का मास लटका देते हो। तो फिजिक्स में तो इतना बड़े बड़े झूठ बोलते हो आप। जब झूठ ही बोलना है तो फिर तो हर चीज समझ में आई जाएगी। यहाँ पूरा सच चल रहा है तो सच समझ में कैसे आएगा? सच तो कड़वा होता है। केमिस्ट्री में इसीलिए दिक्कतें आती हैं जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे काम करते हैं। माइक्रो लेवल पे काम करेंगे तो वहां दिक्कत आएगी। अब दिक्कत को कैसे हम लोग निपटाएं? रिजल्ट्स याद कर लेते हैं, रूल्स याद कर लेते हैं। फिजिक्स में दिक्कत कैसे निपटाते हैं? अजम्पशन मान के रस्सी का मास ही न मानो, वहां दिक्कत निपट गई। पुली में फ्रिक्शन न मानो, दिक्कत निपट गई। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका है। मैथ में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि मैथ होती, 2 और 2 4 ही सब दुनिया कहेगी। कोई 2 और 2 22 कह देगा, कहेंगे दिमाग खराब तुम्हारा। कितने 1 और 1 11 हो जाते हैं। मैथ थोड़ा ना, मैं कहीं 1 और 1 तो 2 ही होते हैं भैया, 2 के 11 कैसे हो जाएंगे? वो तो आप भावनाओं में आके बैग कह रहे हो 1 और 1 11 हो गए। हम और भाई मिल जाए, देखो फिर 1 और 1 11 हो गए, अलग अलग रह रहे हैं तो 2 ही है। मैथ इस चीज को थोड़ा मानेंगे। तो मैथ तो बिल्कुल सीधी सीधी बात करती है। केमिस्ट्री में हिचकोले आते हैं, फिजिक्स में असम्पशन आ जाते हैं। तो आपका 4th हो गया। 4th के बाद क्या है? थर्ड देख रहे हैं क्या है? थर्ड है 3s2। एक्चुअली वो 3s नहीं है, 4s है, ये गलती है इसमें, ठीक है? ये 4s ही है बेटा, इस वजह से भी परेशानी को आई हो। इसको सही कर लेना, ये 4s है थर्ड में। 3s 3d छोड़ना होता है, 4s 3d होता है ना बेटा। इसको सुधार लेना, ये भी करेक्शन हम करा देंगे बाद में, जो शीट देंगे। तो ए पार्ट क्लियर हो गया आपको? अब स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ लो जरा। हम ये बताइए, सेकंड को फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल मान रहे, बात समझ में आती है? क्यों? हम फोर्थ को थर्ड से ज्यादा स्टेबल मान रहे, ये बात समझ में आती है। लेकिन इन दोनों को इससे ज्यादा स्टेबल मान रहे, ये कैसे समझ में आएगा? अरे उनका n+l कम है, उनका n+l कम है, n+l कम तो एनर्जी कम, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। अब समझ में आ गया पूरा ऑर्डर? सेकंड और फर्स्ट में ये ज्यादा स्टेबल है, अब वो प्रिंसिपल वैलिड है। इन दोनों में एक्सचेंज पेयरिंग एनर्जी का फंडा लग रहा है, लेकिन ये इससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका n+l उसके n+l से कम है। n+l कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर बी पार्ट, ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कर लोगे? आगे कर लेंगे। और बताइए, इसी का सेक्शन सी का, सेक्शन सी का 12 देखिए। In a hypothetical galaxy, atomic numbers of all elements are the same as that on the earth. हाइपोथेटिकल गैलेक्सी है जहां पे सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर वही है जो अर्थ पे हैं। पॉलीज प्रिंसिपल इज ओबेड, पॉली का प्रिंसिपल माना जा रहा है। However, the shell closest to the nucleus is saturated with electrons before the next shell starts to fill. समझना बात को? इनका कहने मतलब है पहले 1s पूरा भरो, फिर 2s 2p पूरा भरो, फिर 3s 3p 3d पूरा भरो, फिर 4s 4p 4d 4f पूरा भरो। इस तरह से चलाओ। क्या ये सेंटेंस समझ में आया? क्या कह रहा है? फिर से पढ़ो। However, the shell closest to the nucleus is saturated with electrons before the next shell starts to fill. पहला शेल भर गया, फिर दूसरा शेल भर गया, फिर तीसरा शेल भरे, फिर चौथा शेल भरे। कह रहे ये वाला नियम लागू हो रहा है उस गैलेक्सी में।
धरती की तरह आबो प्रिंसिपल लागू नहीं हो रहा, वो कोई और ही गैलेक्सी है जहां के नियम ही अलग है ना। ये समझ में आया सेंटेंस का मतलब? भाषा कठिन है इस सवाल की, इस वजह से टफ लगा होगा सवाल। फिर से देखो ध्यान से, पॉली प्रिंसिपल कह रहे लग रहा है धरती पे जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही गैलेक्सी पे भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में शेल वाइज चल रहा है मामला। पहला शेल भरो, दूसरा भरो, तीसरा भरो, चौथा भरो, पांचवा भरो, इस पैटर्न पे आपको भरना है, आबो प्रिंसिपल नहीं लगेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं? एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज दिस वे, also each orbital can accommodate only one electron, प्रत्येक ऑर्बिटल केवल एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, जबकि धरती पर प्रत्येक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। हैविंग प्लस हाफ स्पिन इफ नोबल एलिमेंट, अब हम लोग क्या पढ़ते थे अर्थ पे? नोबल गैस S2P6, याद करो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। नोबल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं? जिनका कॉन्फ़िगरेशन S2P6 हो। अर्थ पे नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, सबका कॉन्फ़िगरेशन S2P6 है। और यही कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए तो दुनिया भर के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं S2P6 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। जैसे Cl का कितना होता है? 3s2 3p5। सोडियम का कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इसका हो जाएगा 3s2 3p6, इसका हो जाएगा 2s2 2p6। दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस बन जाए, फिर आपस में एक कंपाउंड बना के NaCl सॉलिड बना दें। लेकिन उस गैलेक्सी पे नोबल एलिमेंट किसे बोल रहे हैं? If noble elements are defined as the elements with completely filled outermost shell, outermost shell अगर completely filled है उसको वो नोबल एलिमेंट्स बोल रहे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट नोबल होगा? नियॉन, फ्लोरीन, सिलिकॉन की आर्गन। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास है 9, सिलिकॉन के पास है 14 और आर्गन के पास कितने? 18। अब जरा देखते हैं उस गैलेक्सी पे, यही एलिमेंट्स उस गैलेक्सी पे हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। 1s1 2s1 2p3, फिर 3s1 3p3, कितने हो गए? 1 2 3 5 और 4 9, 3d1। बताइए आया समझ में? क्योंकि हर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो कह रही है। अब फ्लोरीन में आइए, 1s1 2s1 2p3, फिर 3s1 3p, 1 1 2 3 5 1 6 3 9, 3d तो खाली पड़ा है क्या बेटा? इसमें देखिए 1s1 2s1 2p3, फिर 3s1 3p3, 3d 5 आ रहा है। चेक करके देखो, 1 1 2 3 5 1 6 3 9 5 14 हो गए। तो ये वाला आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड है कि नहीं? मतलब एक काल्पनिक सवाल बनाया गया, नए नियम उसके लिए बनाए गए। समझ में आ गया क्वेश्चन? सेक्शन ए का 36, n बराबर 4, ml बराबर ±1 और ms बराबर -12, ये तो कह रहे हैं।
in an atom the total number of electrons having quantum numbers, n बराबर 4 हो, ml बराबर प्लस माइनस 1 हो, ms माइनस हाफ हो, तो 4 में क्या क्या होता है? 4s, 4p, 4d, 4f। अब 4s के लिए तो ml क्या होगा? 0। 4p के लिए ml क्या होगा? +1 -1 0। 4d के लिए ml क्या होगा? +2 +1 0 -1 -2। और 4f के लिए ml क्या होगा? +3 +2 +1 0। ये होगा। बताइए, चौथे शेल में 4 सब शेल होते हैं। ml +-1, ऐसे में 2 ऑर्बिटल होंगे कि नहीं होंगे? 2 ऑर्बिटल्स। अब इन 2 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ms माइनस हाफ का है, तो ms अगर माइनस हाफ है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम हो सकते हैं। मॉड ml +1 है बेटा, मॉड होगा बेटा। देखो, मॉड नहीं लिखा, ऐसे लिखा होगा। देखो, ये लिखा हुआ है ना, तो ml बराबर +-1 हो गया ना। ऐसे इसके लिए कितने आएंगे? +1 और -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि ms माइनस हाफ है। इसके लिए भी +1 -1 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि ms माइनस हाफ कर दिया ना। एक मतलब ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन में से केवल एक इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का ms प्लस हाफ है, एक का ms माइनस हाफ है। इसी का ए का सेक्शन ए का 18 देखते हैं। The quantum numbers for the last electron in an atom n बराबर 3, n is equal to 1, m is equal to -1. The atom is, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3 है, n बराबर 1 है, m बराबर -1 है, मतलब 3p है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में है। अब वो 3px हो सकता है या 3py हो सकता है, क्योंकि ml -1 है। अब पूछा है कि क्वांटम नंबर्स दे रखी है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए। जरा देखते हैं, Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब आइए उसके लिए, अगले सिलिकॉन के लिए 3p2 आएगा, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। तो इस आधार पे आंसर ए बी दोनों हो सकते हैं, लेकिन सिंगल चॉइस क्वेश्चन अगर आता है तो ए पार्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। वैसे तो इसका आंसर ए बी दोनों होने चाहिए जिस तरह से क्वेश्चन बना है, लेकिन सिंगल चॉइस में अगर देते हैं तो ए पार्ट इज द अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि भाई इसमें ये कह रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो आखिरी होगा। इसमें तो आखिरी 2 है ना। हाँ, अब आपकी बात समझते हैं। अब समझना ध्यान से, जब हम लोग 3p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3p1 में क्या करेंगे? -1 0 +1। ये केवल कन्वेंशन है ना। अच्छा, अब समझना ध्यान से, हम लोग सिलिकॉन वाला आंसर क्यों नहीं लगा सकते अगर मान लो सिंगल चॉइस है? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है उसके लिए ml 0 आ जाए, तो इसके लिए भी तो ml 0 हो सकता था। वो तो कन्वेंशन है कि -1 लेना है। अब ऐसे इसमें कन्वेंशन क्या है? इसमें कन्वेंशन है 3p2 है, तो आप इसको आखिरी इलेक्ट्रॉन कह रहे हो, -1 0 +1, तो आप कह दोगे ml तो 0 है।
मतलब जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन के मुताबिक सिलिकॉन गलत हो गया, लेकिन अदरवाइज तो सही है आईआईटी के मुताबिक तो, क्योंकि जरूरी थोड़ा कि वो जीरो में ही जाए, वो +1 में भी जा सकता है, -1 में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है कि तीनों एनर्जी इक्वल है कि नहीं है। वो तो केवल एक कन्वेंशन है छोटे लेवल पे जब बात करते हैं हम लोग, इस वजह से इसका आंसर केवल ए पार्ट दे रखा है। मेरी बात फिर से समझना, एक होती है छोटे लेवल की बात, एक होती थोड़ी बड़े लेवल की बात। छोटे लेवल की बात क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि 3p2 है, अब 3p2 में आप ऐसे भरोगे तो आप कहोगे इसके लिए ml कितना है -1, इसके लिए 0, इसके सॉरी 3p2 है ना, ये 3p2 भरा आपने। अब ये तो है ml, आपने इसका फिक्स कर दिया तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का ml क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ा आप इसमें भरो, यहां भी डाल सकते थे, और हो सकता आप पहले यहां डालते फिर यहां डालते, फर्क क्या पड़ता है उससे। लेकिन बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि बेटा इसके लिए -1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए +1 है। जब 11th 12th के बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो स्कूल लेवल पे तो ये बात सही है, लेकिन आईआईटी लेवल पर समझिए बात आप। तो इस सवाल को हम लोग क्योंकि सिंगल चॉइस के आधार पे कर रहे हैं, इसलिए ए पार्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि हम साइन कन्वेंशन के आधार पे कि 3p1 है तो पहला इलेक्ट्रॉन ml = -1 में ही जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा ml बराबर 0 में, तीसरा कहां जाएगा ml = +1 में। ये कन्वेंशन के मुताबिक है केवल। समझ मेरी बात आ रही कि नहीं आ रही? मॉड क्यों लगाएगा जब छोटे बच्चों का सवाल होगा तो सवाल ही बचपने वाला हो गया। आप समझिए ना, सवाल की हैसियत समझिए ना बेटा, कि सवाल हम किस सेंस में कर रहे हैं। अब सवाल आया सिंगल चॉइस है तो आप ऑब्वियसली एक ही आंसर ढूंढना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ए पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हम आपको यही सिखा दे कल को और दूसरा सवाल आ जाए तो ये चीज गलत हो जाएगी वहां। जैसे आपसे पूछ लें, मान लीजिए ये पूछ लें कि क्वेश्चन इस तरह से आ जाता, NL ML MS फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 13Al मे बी। अब ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ए पार्ट 3 1 -1 -12, बी 3 1 +1 -12, सी 3 -1 -1 +12, डी 3 2 -1 +12। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आईटी में। क्या आंसर दोगे इसका? ए बी दे दोगे। वही स्कूल लेवल पे बच्चे से कहोगे मानेगा ही नहीं, क्या सर पहले इलेक्ट्रॉन की तो +12 होती है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन कुछ भी हो सकती है, वो रैंडमली मूव करता है, आप थोड़ा बिठा रहे हो बेटा जाओ तुम। अब छोटे बच्चे को तुम ऐसे बैठो वो पलट जाएगा बेड पे, छोटा बच्चा आपकी मानेगा, इलेक्ट्रॉन आपकी मानेगा कि नहीं तुम बेटा ऐसे ही स्पिन करना। एक बड़ा बच्चा तो मान भी सकता है, ठीक है अभी हमने कह दिया आप ऐसे ही बैठना। अब छोटे बच्चा 6 महीने के बच्चे को हम कहते बेटा ऐसे ही बैठना, बेड से गिर जाएगा नीचे, माने थोड़ा ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इट में हैव एनी टाइप ऑफ स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए -12 भी तो हो सकता है। और वहीं ये सवाल इस तरह से आ जाए, द NL ML MS for last electron in 13Al is 3 1 +1 -12, B 3 -1 -1 +12, C 3 1 0 3 1 0 +1/√2।
और डी 3 2 -1 +12। अब ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो ए पार्ट हो गया। अब हमने अगर आपको वो सिखा दिया होता फिर आप सर ये तो गलत है, इसलिए वो सिखाना गलत हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो हम 4 ऑप्शन के मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो वो हम ढूंढ के देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हर लेवल के आते हैं एग्जाम में। कोई क्वेश्चन टफ दे देते हैं, कोई सरल दे देते हैं। अब किसी बच्चे का आप इंटरव्यू कराने ले जाओ स्कूल में, प्रिंसिपल से सवाल पूछेगा, बेटा मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम राधा रानी है। ठीक है बेटा, अच्छा बताओ 10 में से 12 गया कितना? 10 में से 12 थोड़ा ना घटता है। अब उस बच्चे के लेवल पर माँ का नाम सरल था और 10 में 12 उसके लिए कठिन हो गया, तो उसको आता ही नहीं 10 में से 12 घटाना, माँ का नाम उसको पता था, तो एक क्वेश्चन उससे सरल पूछ लिया, कठिन पूछ लिया। ऐसे यहाँ पे आईटी में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन किस लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन किस लेवल के हैं। अब आपको क्वेश्चन देख के समझना है, ऑप्शन देख के, इसीलिए तो बड़ा रोचक एग्जाम होता है ये। आगे बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन सेक्शन आखिरी वाला, सेक्शन डी 28, सेक्शन नंबर डी, शायद सेक्शन ई भी है क्या? डी 28 नंबर क्वेश्चन सेक्शन डी का। The number of electrons in Mn2+, Z बराबर 25, each of which satisfy the following conditions, N plus L बराबर 3 और Ml बराबर ±1। Mn2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, समझते हैं। पहले Mn का कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब वो रूल के अकॉर्डिंग फिर आपने उसको रीअरेंज कर दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। क्यों रीअरेंज किया? ताकि आप Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन सही ढंग से लिख पाओ। ये आपको हम बता चुके हैं पिछले टर्म पे, याद है कि नहीं, कि अंतिम शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए अलग रूल है, और इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा तो अंतिम शेल से निकालेंगे। अब आपको ये देखना है कि इनमें किन किन के लिए N+L जो है वो 3 आ रहा है। इसके लिए N+L कितना है? 1 है। इसके लिए कितना? 2। इसके लिए 3 आएगा, इसके लिए 3 आएगा, इसके लिए 4 आ रहा है, इसके लिए 5 आ रहा है N+L। बताइए, तो N+L 3 तो इन्हीं दोनों के लिए आ रहा है ना, 2p और 3s के लिए। तो 2p6 और 3s2 इन्हीं के लिए N+L 3 आ रहा है। तो 2p6 में ये हो गया और 3s2 में ये हो गया। अब इसके लिए ml देखो, ml की वैल्यू -1 0 +1, और इसके ml कितना है? 0। लेकिन ml हमें क्या कहना है? +-1। ये ले लो और ये ले लो, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। आंसर गलत दिया है, एक बार फिर चेक कर लो बेटा। सही दिया है? आंसर गलत होने नहीं चाहिए, काफी सुधार आया था पिछली शीट को, पिछले साल की शीट में, तो इसलिए तो सरप्राइज करा था, गलती हो गई टाइपिंग। ये समझ में आ गया अच्छे से? N+L बराबर 3। हाँ, कौन सा कह रहे हैं? 29। The difference in the value of
azimuthal quantum number for the unpaired electrons in 25 Mn2 plus and 79 Au3 plus. क्या पूछा है? डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number for the unpaired electrons. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 लिखा था. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यही तो है बेटा. और अब गोल्ड के लिए देखो, तो पहले गोल्ड के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दें. n+l1 2 3 4 5 6 7. 7 के लिए क्या आएगा? 7s 6p 5d 4f. क्यों? इसके लिए क्या आएगा? 6s 5p 4d. इसके लिए 5s 4p 3d. इसके लिए 4s 3p. इसके लिए 3s 2p और इसके लिए 2s फिर 1s. तो 79 गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन लिखो. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10 फिर 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 फिर 5d. अब चेक करो. 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 54 2 56 14 70 हुआ. 70. अब हमें किसका भरना है? 5d9 भरना है. ठीक, ये हुआ. लेकिन अब जरा देखना 5d9 6s2 हुआ कि नहीं हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन 5d9 6s2 अंतिम शेल तो छठा शेल है ना बेटा. लेकिन इसको हम सुधारेंगे. क्या करेंगे? 5d10 ये सही होगा. ये होगा 79 गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन. 79 गोल्ड 3 प्लस का क्या हो जाएगा? 5d8 हो जाएगा. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5d में ही तो है. उसके भी 3d में थे, इसके 5d में. दोनों का l सेम है कि नहीं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए l तो सेम है, तो आंसर 0 आना चाहिए. क्या दिया आंसर? बताओ. 0 दिया. एक्चुअली वो 3d 5d का चक्कर कर दिया होगा तो आंसर इसका सुधा था. मैंने कहा आंसर चेक करो, मुझे डाउट था इसका आंसर गड़बड़ होगा. क्योंकि एक 3d है एक 5d है, तो 5 और 3 का डिफरेंस वो 2 दे गए गलती से. हाँ, तो 5d8 कर दो ना. हो गया 5d8. 2 अनपेयर्ड है तो डिफरेंस पूछा है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंस क्या है? l का 0 ही तो होगा. क्यों? अब एक इसमें काम ये कर सकते हैं, समझना. Mn2 प्लस का क्या है? Mn2 प्लस का क्या है? 3d5 और 79 Au3 प्लस का क्या होगा? 5d8. इसमें कितने अनपेयर्ड है? 5 अनपेयर्ड है. इसमें कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड है. अगर इसमें करें 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया. इसमें कितना होगा? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया. तो डिफरेंस 6 6 के ऑप्शन कहीं दिया है? नहीं दिया ना. इसका आंसर 0 वाला ही सही लिखेंगे. ये समझ में आया हमने 5 इंटू 2 क्यों किया? अरे 5 अनपेयर्ड है और हर एक के लिए एल कितना है? 2 है. तो टोटल एल कितना हो गया? 10 हो गया. इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? 2 अनपेयर्ड है कि नहीं? इसके लिए कितना हो गया? 4 हो गया. डिफरेंस कितना आया? 6. लेकिन 6 ऑप्शन में कहां है? इसका नाम सवाल का मतलब क्या समझे? सवाल फिर से पढ़ो क्या लिखा है. द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ azimuthal क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
तो जो अनबड इलेक्ट्रॉन्स 25 Mn2+ में है वो L बराबर 2 में है, और 79 Au3+ में भी L बराबर 2 में है, तो डिफरेंस 0 ही तो होगा। आंसर 2 इसलिए दे गए गलती से, गलती क्या हुई होगी इसमें, एक में 3D है एक में 5D है, तो 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, तो ये गलती हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं आंसर सुधार लो, इसका 0 लिख लेना आंसर। भाई समझ में आया 29th क्वेश्चन कि दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की जो L वैल्यू है उसका डिफरेंस क्या है। आपने क्या सोचा था इस सवाल में? नहीं, आपको दिक्कत इसमें, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था तो क्या आंसर निकाला था? 0 आ रहा था, बिल्कुल सही। आपने भी अटेम्प्ट किया होगा, आंसर मैच नहीं किया, उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो 29 का आंसर ए पार्ट है, सेक्शन डी है ना बेटा। 2 आंसर गलत हुए हैं। आंसर गलत होता है हमको बहुत खराब लगता है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, है ना। और बताइए 30, मतलब बी और सी पार्ट दिक्कत कर रहा है। सेक्शन बी का फर्स्ट पहले देख लेते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स इन n बराबर 5 कितने होंगे? 5 होंगे। x1 बराबर 5 हो गया, लिखा है नंबर ऑफ सबशेल्स इन n बराबर 5 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम number of electrons a p orbital can accommodate, x2 कितना होगा? 2 होगा। p ऑर्बिटल, p सबशेल नहीं कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए p ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, तो किसी p ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम आ सकते हैं, तो x1 5 हो गया, x2 2 हो गया, आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको करिए। The number of electrons having n plus l plus ml बराबर 6 in 79 AU plus, the number of electrons having n plus l plus ml बराबर 6 in 79 AU plus are x1 the maximum number of electrons in n बराबर 7 having ms is equal to minus half r x2, the maximum number of electrons a 6g orbital
can accommodate electrons is equal to x3. The maximum number of electrons a 6d orbital can accommodate electrons. The maximum number of electrons a 6d orbital can accommodate is equal to x3. The minimum value of principal quantum number which is having H subshell is x4. Calculate x1 plus x2 plus x3 plus x4. तो फर्स्ट ए का NS1 है और सेकेंड ए का क्या है NS2, थर्ड ए का NS2NP1, फोर्थ ए का NS2NP2 और फिफ्थ ए का NS2NP3, सिक्स्थ ए का NS2NP4, सेवेंथ ए का NS2NP5। तो आप देख रहे हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, थोड़ा ब्लर कर रहा था ये। और इधर ये एस ब्लॉक के हैं। ये याद कैसे करेंगे? लीना, कैटरीना, रणबीर के संग फरार। याद कर लेंगे, लीना, कैटरीना, रणबीर के संग फरार। ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इधर आप याद करेंगे बैंगन आलू गाजर इन थैली, ये थैलियम है, बैंगन आलू गाजर इन थैली। काशी जी सन्यास ले, ले मतलब लेड। फिर ये नाना पाटेकर अय्याश शराबी, नाना पाटेकर जानते होंगे आप लोग। कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन, क्या कर दिया, 6 का लिखना है ना। 6 का क्या आएगा? ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम। ये क्या हो जाएगा? उससे टीपो। और 7th में क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी। और इसमें क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। अब मान लीजिए आपको किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, चाहे एस ब्लॉक चाहे पी ब्लॉक। एक बार फिर से याद कर लो, लीना, कैटरीना, रणबीर के संग फरार। और जैसे ये बाल गंगाधर तिलक करके कुछ लोग याद कर लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, वो खराब लगता सुनने में थोड़ा। बैंगन आलू गाजर इन थैली, काशी जी सन्यास में, नाना पाटेकर अय्याश शराबी, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये अब मान लीजिए आपको किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, सपोज सिलीनियम का लिखना हो, सिलीनियम का, तो आप देखिए सिलीनियम जो है कौन से ग्रुप का है? 6A का, मतलब NS2NP4। और इसका पीरियड कौन सा होगा? ये तो सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो सिलीनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 4p4। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने की आदत डालनी है। आपको सिलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ये नहीं पूछना है कि सर एटॉमिक नंबर बता दीजिए। आपको सिलीनियम की पोजीशन देखनी है। ओस से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम। तो सिलीनियम देखिए है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड का। और NS2NP4 है, मतलब n बराबर क्या हो गया? 4, 4s2 4p4।
इसी तरह से कोई भी एलिमेंट देख लो, मान लो फ्रांसियम का लिखना हो आपको, फ्रांसियम का आप कैसे याद करोगे? ली, ना, कैटरीना, रणबीर, के संग, फरार, 6 आ रहा है, मतलब 7th पीरियड का है, तो NS1 है, तो 7S1 हो गया। सपोज आपको एंटी मनी का लिखना है, SB, तो आपको नाना, पटेकर, अय्याज, शराब, बी, तो SB आ रहा है 4 में, मतलब 5वें पीरियड का है, 5S2 5P3 NS2 NP3 का है। ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अब मान लीजिए आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सपोज इसका आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसमें N+L कितना यूज हुआ है बताइए? हाईएस्ट N+L क्या है? 5। N+L की हाईएस्ट वैल्यू 5 है। अब N+L 5 किसके लिए होता है? 5S 4P 3D, ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है। अब अगर 4P यूज हो चुका है तो 3D तो पूरा भर चुका होगा ना बेटा। अगर 4P यूज हो चुका है तो 3D पूरा भरा होगा, तभी तो 4P की बारी आई होगी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा क्या हो जाएगा? पहला शेल भरा, फिर दूसरा शेल भरा, फिर 3S2 3P6 3D10, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको एटॉमिक नंबर भी तो पता लग गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 4 34। पीरियाडिक टेबल हमें कंपलसरी है याद करना, जगह जगह उसकी नीड पड़ेगी, तो क्यों ना हम क्वांटम नंबर्स वाले चैप्टर में भी पीरियाडिक टेबल की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इसी तरह से अब हम लोग फ्रांसियम का लिखते हैं, तो फ्रांसियम में N+L हाईएस्ट क्या यूज हुआ है? 7। अब 7 किसके लिए होता है? 7S 6P 5D 4F। तो अगर 7S स्टार्ट हो गया है मतलब ये सब भर गए होंगे पूरे पूरे, तो कैसे लिखोगे? 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 4S2 4P6 4D10 4F14, 4F पूरा भर चुका होगा, फिर 5S2 5P6 5D10 5D पूरा भर चुका होगा, फिर 6S2 6P पूरा भर चुका होगा। हो गया कॉन्फ़िगरेशन। है आसान कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 14 60। गलत तो नहीं गिन गए? 60 के बाद 60 8 68 10 78 78 और 8 86 और 1 एटॉमिक नंबर आ गया। ऐसे ही एंटी मनी का आप कंप्लीट लिख के देखो, इसका भी कंप्लीट कर लो। पीरियाडिक टेबल पहले तो S ब्लॉक P ब्लॉक याद कर लीजिए।
तो देखिए इसके लिए n+l कितना यूज हो चुका है, मैक्सिमम n+l 6। अब 6 का मतलब क्या हुआ, 6s 5p 4d, ये होगा। अगर 5p भरना शुरू हो गया है तो 4d तो पूरा भर गया होगा। तो इसका क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10, फिर 5s2 5p, हो गया। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 28 2 30 6 36 10 46 और 5 51 हो गया। आइडिया समझ में आ गया बेटा। अब ये जो डी ब्लॉक है ये कहलाता है डी ब्लॉक। इसमें एलिमेंट्स कैसे याद करेंगे, तो एक चीज समझिएगा, पहले 1s भरते हो, फिर 2s भरते हो, फिर 2p भरते हो, फिर 3s भरते हो, फिर 3p भरते हो, फिर 4s भरते हो। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 20। अब जरा गौर करो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम किस पीरियड का है, सेकेंड, मैग्नीशियम थर्ड, कैल्शियम फोर्थ, और ये कौन सा ग्रुप है, सेकेंड ए। सेकेंड ए का मतलब NH2 हुआ, तो इसका 4s2 आएगा कैल्शियम का। कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। भाई इलेक्ट्रॉन जब भरते हो पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s, तो 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब NH2 सेकेंड ए है, बेटा मांगे कार, ये कार का ही तो कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का, इसका 20 एटॉमिक नंबर हो गया, चौथे पीरियड का है। अब जो 21वां इलेक्ट्रॉन होगा, 21st इलेक्ट्रॉन, इसके बाद तो 3D की बारी आएगी ना बेटा, 4s के बाद तो 3D भरता है। आबो प्रेसपिल में 4s के बाद किसको भरेंगे, 3D को। यानी अब डी ब्लॉक का एलिमेंट शुरू हो जाएगा। तो पहला डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 21 होगा बेटा। 21वां इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा। सबसे पहली बार डी ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है, 21st इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन तक तो डी ऑर्बिटल आए ही नहीं सामने, यानी पहला डी ब्लॉक एलिमेंट 21 है और उसका सिंबल है Sc, स्कैंडियम। अब जब 3D पूरा भर जाएगा, 3D1 3D2 3D3 so on 3D10, है ना, तो आपको करना क्या है, चौथे पीरियड से स्टार्ट होगा डी ब्लॉक की नहीं, बताइए, यहां से स्टार्ट होगा चौथे पीरियड से, ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। तो चौथे पीरियड में 10 एलिमेंट होंगे भाई, 3D10, 3D1 से 3D10, फिर पांचवें पीरियड में 4D1 से 4D10, फिर छठे पीरियड में 5D1 से 5D10। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे n-1 D 1 to 10 NS2, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है इसका। थर्ड बी का क्या आएगा, D1S2, फोर्थ बी का D2S2, फिफ्थ बी का D3S2, ऐसे ही सेवेंथ बी का D5S2, ऐसे और n क्या है, पीरियड नंबर।
तो वो जो 30 एलिमेंट्स होंगे, 10 इसके 10 इसके 10 इसके, वो 30 एलिमेंट कैसे याद रखें, उसके लिए एक कहानी हम आपको बता रहे हैं। वो 30 एलिमेंट याद करने के लिए तो मैं पहले लिख देता हूं, फिर कहानी समझेंगे। पहले मैं बोल भी दे रहा हूं, सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टकरे आ, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, और जिंदगी कद्दू हो गई। ये 30 एलिमेंट्स हमें याद करने हैं। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर 30 के बाद यहां चलेगा 31, 32, 33, 34, 35, 36। 36 के बाद फिर यहां आएगा 37, 38, फिर ये 39 बनेगा, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। फिर 48 के बाद क्या आएगा? वही 49, 50, 51, 52, 53, 54। 54 के बाद 55, 56, फिर क्या आएगा? 57। अब 57 के बाद 58वां इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, 58 से 71 तक। फिर ये शुरू हो जाएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा 81, ये 82, ये 83, ये 84, ये 85 और ये 86। और फिर फ्रांसियम आके शुरू होगा 87, रेडियम हो जाएगा 88। ये 30 एलिमेंट्स हमको अगर याद हो गए तो हम लोग का बहुत बड़ा लोड हल्का हो जाएगा। केमिस्ट्री में जगह जगह हमें इनकी नीड पड़नी है, इन 30 एलिमेंट्स। और बार बार आपको एटॉमिक नंबर नहीं बताया जाएगा। उसके अलावा इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल। इन 30 एलिमेंट्स को अगर आपने याद कर लिया, फिर लेंथेनाइड्स, इन 30 एलिमेंट को याद करने के लिए जो स्टोरी है वो समझ लीजिए। एक एक्टर आपने सुना होगा, राजपाल यादव। राजपाल यादव के बारे में जानते होंगे? नहीं जानते? कितने लोग नहीं जानते राजपाल यादव को? निर्मल सिंह को जानते हो और राजपाल यादव को नहीं जानते? अरे सेलिब्रिटी है भाई, कॉमेडियन है ना, नाट्यगत का कॉमेडियन है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। तो राजपाल यादव एक एक्टर है। और एक एक्ट्रेस सुनी होगी, यामी गौतम, फेयर एंड लवली का एड बच्चे बता रहे थे उसका। हम तो काबिल पिक्चर बताते हैं, काबिल ऋतिक रोशन वाली। तो यामी गौतम नाम सुना है? तो राजपाल यादव के थॉट में यामी आती है, और यामी के बारे में जो थॉट चलता है, फिर आगे राजपाल यादव की जो परमानेंट पार्टनर है, मतलब उनकी वाइफ, वो भी बीच में आती है। तो कैसे इस कहानी को बनाया गया देखिए। सोचो, एससी माने सोचो, राजपाल यादव इज थिंकिंग, सोचो तो यामी, वाई से यामी, लग, हो गया लग, सोचो यामी लगती जबरदस्त है राजपाल यादव की थिंकिंग में, वैसे निगाहें भी, एनबी मतलब निगाहें भी, तरसा करें। सोचो यामी लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टकराए। टकराए को कैसे कर रहे हैं हम? टक रे आ मतलब आयरन, टकरे आ मीन्स आयरन। रूठे वो सनम को, मतलब जो उनकी परमानेंट पार्टनर है वो रूठ गई, रूठे वो सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, और जिंदगी कद्दू हो गई। इसको एक बार फिर मैं अगले पेज पे लिख देता हूं और आप अच्छे से याद कर लो। ग्रुप नंबर 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th 1st बी और
और सेकेंडरी। और ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? n-1 d 1 to 10 ns2। थर्ड बी का क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन? d1s2, इसका क्या बनेगा? d2s2, इसका d3s2, इसका d4s2, इसका d5s2, d6s2, d7s2, d8s2, d9s2, फिर d10s2। ऐसे लिखते चले जाओ। अब वो कहानी स्टार्ट करते हैं। सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है। वैसे निगाहें भी तरसा करें, वैसे निगाहें भी तरसा करें। मोहब्बत वाले मन टकरे आ मतलब आयरन। सोचो यामी लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें। मोहब्बत वाले मन टकरे आ। फिर रूठे ओ सनम, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार। मतलब राजपाल यादव की जो परमानेंट पार्टनर है वो रूठ गई, उनको इंतजार कर रहा है कि ये भाई ये क्या करा मेरा पति जो है। रूठे वो सनम को रहे इंतजार। अब राजपाल यादव की आगे की जो हरकत है, निकल पड़े पटाने को आज। और जिंदगी कद्दू हो गई। अब आप रिकॉल करिए, कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन बताया था हमने, D10S1 बताया था। क्यों लिखा? D9S2 है, कॉपर का है D10S1, और कॉन्फ़िगरेशन क्या ये वाला है। तो इसके लिए n क्या है? कॉपर के लिए n=4 है। क्यों? चौथे पीरियड का है ना। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखें इसका? 3D10 4s1 लिखें कॉपर का। वैलेंस शेल उसके पहले वाला। तो ऐसे ही सिल्वर का क्या लिखेंगे बताओ? सिल्वर देखिए, सिल्वर के लिए n क्या है? 5 है। तो क्या लिखेंगे? 4D10 5s1। ऐसे ही गोल्ड के लिए क्या लिख लेंगे? n 6 है, 5D10 6s1 लिख देंगे। बताइए
इसलिए D9S2 मिटा के हम लोग क्या लिख दें, तो ये एक्सेप्शन है बेटा, क्या लिख देंगे, D10S1 एक्सेप्शन है ये पूरा ग्रुप। ये क्लियर हो गया कि नहीं? रीजन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें गोल्ड का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे लिखें? गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 5D10 6S1 आ रहा है, तो इसमें N+L मैक्सिमम कितना यूज हुआ है बताइए? अरे 7, 5D बेटा, N+L 7 का मतलब क्या हुआ, 7S 6P 5D 4F, ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग। अब 5D देखिए पूरा भर गया है, तो 5D पूरा भर गया है तो 4F तो पूरा भर ही गया होगा ना बेटा, 4F भरने के बाद ही तो 5D शुरू होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दें। 1S2 पहला शेल भर दिया, दूसरा शेल भर दिया, तीसरा शेल भर दिया, फिर चौथा शेल भर दिया, अब पांचवा शेल 5S2 5P6 पांचवा शेल भर दिया, आ गया पूरा कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बहु प्रिंसिपल से अब आप नहीं कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, अब इस तरह लिखने की आदत डालिए, क्योंकि ये ज्यादा काम की चीज है अपनी। पीरियोडिक टेबल जब तक आईटी की तैयारी करोगे तब तक काम आनी है। आप बहु प्रिंसिपल तो एक ही जगह काम आना है, वो 11th वाले बच्चों के लिए सही होता है, लेकिन आप आईटी की तैयारी करने की मुकाम पे आ गए तो आपको तो इस तरह करने की आदत डालनी है। अब हमको क्या करना है, गोल्ड प्लस का कॉन्फ़िगरेशन बताना है ना, जो सवाल करना था हम लोग को, वो क्या था, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 4S2 4P6 4D10 4F14 5S2 5P6 5D10, ये हो गया। अब N+L+ML क्या है, 6 है, N+L+ML है 6, इसके लिए N+L+ML निकालो, 1 ही तो आएगा, क्योंकि N1 है, L0 है, ML0 है। बताओ इसके लिए क्या आएगा, N+L+ML, बताइए 2 आएगा। इसके लिए क्या आएगा, N+L+ML की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, N+L+ML की मैक्सिमम वैल्यू, अरे 4 आएगी मैक्सिमम, ML+1 ले लो, मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी, 6 तो अभी भी नहीं पहुंचा, 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू ना। इसके लिए बताओ N+L+ML क्या आएगा, 3, इसके लिए बताओ मैक्सिमम वैल्यू 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके लिए बताइए N+L कितना आया, N+L 5 आया, इसके लिए N+L कितना आया, 5 आया कि नहीं आया, बताइए। अब ML हम +1 लेंगे तभी तो N+L+ML 6 बनेगा, तो जैसे ही आपने इसमें ML बराबर +1 कर दिया तो एक ऑर्बिटल फिक्स हो गया, एक ऑर्बिटल फिक्स होते ही कितने इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? हमें N+L+ML बराबर 6 चाहिए था। अब आइए इसमें, इसके लिए N+L+ML कितना है, अरे 4, 4S के लिए 4 होगा, L बराबर 0 ML 0, इसके लिए क्या आएगा N+L 5 आएगा, तो ML इसमें +1 ले लें तभी तो 6 बनेगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे।
ये समझ में आया था कि नहीं आया ml + 1? क्योंकि 3D के लिए ml की वैल्यू होगी +2 +1 0 -1 -2, तो ml + 1 वाला एक ही ऑर्बिटल तो होगा, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे। ऐसे ही इसके लिए बताओ, इसके लिए n + l कितना है? 6 है, तो ml कितना ले लें? 0 ले लें। 0 लेते ही कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके लिए बताइए n + l कितना है? 7 है, तो ml कितना ले लें? -1 ले लें। -1 लेते ही 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि ml की वैल्यू क्या क्या है? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अब इसके लिए आइए, n + l + ml कितना है? 5 है। इसके लिए n + l कितना है? 6 है, तो ml 0 ले लें pz के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आइए 5d के लिए। 5d के लिए n + l कितना है? 7, तो ml -1 ले लें, मतलब इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? ऐसे सवालों से तो आंखें खुलेंगी आपकी सब्जेक्ट में। दिमाग में कैसे बैठे, हल्के फुल्के सवालों से आपका सब्जेक्ट में भला नहीं कभी होगा आईटी के लिए। थोड़े हैवी सवाल लगाओगे, उस पर टाइम दोगे, दिमाग खुलेगा, दिमाग दौड़ेगा। क्या आंसर आया इसका? x1 12 आया। गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कितने लिखे? तो एक अच्छा सवाल हमारे सामने आया, पीरियाडिक टेबल की हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और खासतौर पे डी ब्लॉक 30 एलिमेंट्स याद कर लिए एक छोटी सी कहानी से, और इस सवाल का आंसर हम लोग फाइनल कर लें। तो x1 कितना आ गया? 12। x2 कितना आया था? n² होते ना, n² ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7² 49, क्योंकि ms फिक्स कर दिया ना -12। और इसके लिए क्या आएगा? 2 आएगा। कोई भी ऑर्बिटल हो, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है, और पहले में s आता है, दूसरे में sp आता है, तीसरे में spd आता है, फिर चौथे में spdf आएगा, पांचवे में spdfg आएगा, छठे में जाके h शुरू होगा। और वैसे आपको पता है L बराबर 0 1 2 3 4 5 S P D F G H। तो अगर L 5 है तो N की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 6। तो X4 क्या आ जाएगा? 6। क्या वो सवाल हो जाएगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप पूछ रहे थे 30वां? अब ट्राई करना उसको। कोई चीज नोट तो नहीं करनी है अभी इसमें? हमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं, तो आज आप जितना पढ़ा है उस पर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी कोई चीज समझनी हो, कोई डाउट हो, कोई आपके मन में विचार हो, कुछ क्वेश्चन कहना हो, पूछना हो। शीट का नहीं, शीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो पढ़ा है उससे संबंधित कोई कंफ्यूजन अगर हो। तो ये एक बार रिपीट करो, किसी को याद हुआ? सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है। देखिए, अब जैसे बोलते जाएंगे वैसे लिखते जाए तब तो फायदा है। ये ना हमको कहानी तो याद हो गई, एलिमेंट नहीं लिख पा रहे हैं। तो कहानी का हमें फायदा उठाना है एलिमेंट्स याद करने में।
कहानी थोड़ा ना कोई हमें प्रेरणा लेनी है, हमें तो एलिमेंट्स याद करने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया। तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके बनाते हैं याद करने के। यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। हमने ये तरीका बनाया, आपको अच्छा लगे तो अपना लो, बुरा लगे तो मिट्टी डाल दो, कोई और तरीका अपना लो, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं याद करने के। सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है, ऐसे लिख लिया। राजपाल यादव सिंह, सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, फिर मोहब्बत वाले मन टकरे, मतलब आयरन, टकराए टकराए, तो यहाँ पे थोड़ा सा टकरे या सुधारना पड़ रहा है। सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टकरिया, रूठे ओ सनम को, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार। 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, वो मतलब कॉपर, आज, आज मतलब एजी, और मतलब एयू, जिंदगी कद्दू हो गई। एक बार आप बोल के अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेना, भूल जाओ तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, बाकी मेरी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 21 से लेकर के 30 तक, फिर 39 से लेकर के 48 तक, फिर इसका है 57, फिर इसका 72 से लेकर के 80 तक। बाकी इसके डिटेल पे काम और करेंगे, अभी कई सारे इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वो जानने पड़ेंगे। क्वांटम नंबर्स पे जो हम लोगों ने काम किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी ले ली, आयंस के कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए, ताकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर शुरू कर पाए। केमिकल बॉन्डिंग तभी शुरू कर पाएंगे जब ऑर्बिटल्स का नॉलेज होगा, एसपीडीएफ का नॉलेज होगा, शेप का पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, आबो, प्रिंसिपल, पॉली, हुंड, ये सब अच्छे से जब दिमाग में होगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सब दिमाग में आपके बैठे, इसलिए शीट दी है कि आप 60, 70, 80, 90 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस हो जाए, आपको सब याद हो जाए एनएलएमएस। फिर इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं एग्जाम में क्वांटम नंबर पे, और इसका यूज बहुत ज्यादा है केमिकल बॉन्डिंग में, आगे जितना पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो अगली क्लास का डिसीजन लेना है, क्या सीन है वहां पे।